नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने ज्योग्राफ़ी के चुनिंदा प्रश्नों की सीरीज है। अपन इसको बहुत सारी किताब पढ़ने के बाद एक-एक करके मैंने एक कलेक्शन किया है और एक कॉपी में मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। तो वही सब चुनिंदा क्वेश्चन जो कि आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है, बहुत सारी किताब पढ़ते हैं क्योंकि आपको लगता है कि बहुत सारी किताब पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी किताब में 80% 70% चीज़ें तो रिपीटेड होती है, जिसकी वजह से आपका टाइम ज़ाया होता है। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये सब चीज़ें लाता हूँ, जिससे कि क्या हो कि आपके लिए रिपीटेड क्वेश्चन ना हो। तो शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, इसमें से किस पदार्थ में विटामिन ए पाया जाता है? तो देखिए, अगर हम बात करें विटामिन ए की, तो कौन से पदार्थ में विटामिन ए पाया जाता है? गोल्डन राइस दे रखा है, गाजर दे रखा है और आपके दोनों ऑप्शन है और उसके बाद ओनली 2 है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि कौन से पदार्थ में विटामिन ए पाया जाता है, तो आपने नहीं सुना होगा कि राइस में यानी कि चावल में विटामिन ए पाया जाता है। आपने सुना होगा विटामिन बी पाया जाता है, लेकिन अगर गोल्डन राइस की बात करें तो वहाँ पे विटामिन ए पाया जाता है और गाजर में तो आपको पता ही है कि विटामिन ए पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? देखिए, अगर हम बात करें स्थानांतरित कृषि, इसका मतलब क्या होता है कि एक स्थान पे जब हम कृषि करते हैं, उसकी उर्वरकता समाप्त हो जाती है तो दूसरे स्थान पे चले जाते हैं और जहाँ पे जंगल होता है उसी को काट वाट के वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं और जैसे ही फिर से अगर उसकी उर्वरकता ख़त्म हो गई तो तीसरे स्थान पे चले गए। तो ये जो हमारे आदिवासी लोग हैं या आप कह सकते हैं जो वन में रहते हैं, वो इसी तरह के कृषि करते हैं। तो उसको भारत में झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है कि मलेशिया में इसे क्या कहा जाता है? तो अगर मलेशिया की बात करें तो लादांग कहा जाता है इसको, ठीक है? मलेशिया में इसको लादांग कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें फ़िलीपींस में, तो फ़िलीपींस चीन के बगल में है, इसीलिए आप याद कर सकते हैं कि इसको क्या कहा जाता है? फ़िलीपींस में चेनगिन कहा जाता है। इसी तरह के कृषि को अन्य नाम चेनगिन के नाम से जाना जाता है फ़िलीपींस में। लेकिन अगर हम बात करें मलेशिया में तो लदांग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय डायस्पोरा का सबसे बड़ा भाग कौन सा देश में निवास करता है? अब आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि ये डायस्पोरा होता क्या है। इंडियन डायस्पोरा का मतलब होता है PIO+NRI। PIO का मतलब क्या होता है कि जो इंडिया में ओरिजिन, मतलब जिनका ओरिजिन इंडिया है लेकिन वो बाहर की नागरिकता ले चुके हैं, यानी कि अन्य देश की नागरिकता ले चुके हैं, उनको कहते हैं PIO। NRI मतलब कि उनकी नागरिकता तो इंडिया नहीं है, लेकिन वो बाहर जाके कमा रहे हैं, कभी कभी आते रहते हैं, ठीक है? यानी कि अभी तक नागरिकता विदेशों की नहीं ली है। तो ये हो गया NRI। अब दोनों को मिला देने पे क्या बनता है? इंडियन डायस्पोरा बनता है। तो पूछा जा रहा है कि ये वाला जो व्यक्ति हैं वो सबसे ज़्यादा कौन से कंट्री में निवास करते हैं? तो ये आपके UAE में निवास करते हैं। UAE में ही 7 एमिरेट्स हैं, जिसमें कि एक दुबई भी, आबू धाबी है, इस तरह से बहुत सारे आपके वहाँ पे 7 एमिरेट्स हैं। तो आप अक्सर सुनते होंगे कि जो इंडियन मुस्लिम हैं, ज़्यादातर मुस्लिम लोग अरब कंट्री में काम करते हैं क्योंकि वहाँ पे पैसा ज़्यादा मिलता है। हिंदू भी जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ही मुस्लिम जाते हैं, लेकिन मतलब कि ज़्यादातर ऐसा देखा गया, मैंने ऑब्ज़र्व ऐसा किया है कि वहाँ पे चले जाते हैं। तो देखिए, अमेरिका इतना दूर हो जाता है कि वहाँ पे मज़दूर वगैरह नहीं जाते हैं। इंग्लैंड इतना दूर हो जाता है कि वहाँ पे मज़दूर नहीं जाते हैं, वहाँ पे इंजीनियर, डॉक्टर, यही सब लोग जाते हैं। लेकिन UAE एक ऐसा जगह है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे गाँव के लोग भी वहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है? तो यानी कि अब गाँव के लोग जब चले जाएँगे तो ऑब्वियस है कि जनसंख्या भारत की सबसे ज़्यादा कहाँ जाएगी? अगर डायस्पोरा की बात करें तो UAE, ठीक है? अब यहाँ पे क्यों जाते हैं? क्यों यहाँ पे मतलब कि ज़्यादा पैसा है? देखिए, यहाँ पे टैक्स नहीं लगता है। मतलब कि आप सपोज़ 100 रुपया कमाते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट आपका जो भी है इनकम टैक्स वगैरह ले लेती है। तो सपोज़ आपके पास 85 रुपया बचा। अब 85 रुपया में कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं तो इसमें से भी आपको सपोज़ 5 रुपया कट गया, ठीक है? यानी कि 80 रुपया बचा। कोई सामान खाने के लिए चावल वगैरह मॉल वगैरह से, तो वहाँ पे टैक्स लगेगा, GST क्या क्या चीज़ें हैं। यानी कि टोटल आपके पास सेविंग 100 रुपया में, मतलब कि इफ़ेक्टिवली आपका अगर पैसा बोला जाए तो 85 रुपया होता है। किसी न किसी तरीके से 50 रुपया गवर्नमेंट ही ले लेती है। लेकिन UAE में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे कोई टैक्स नहीं है। इसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि
यहाँ पे जो भी कमाएंगे उतना आपके पास रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं जाने के लिए, ठीक है। और देखिए अगर सपोज यूएई की जनसंख्या 100 आदमी की है, एक सैंपल लेते हैं, तो उसमें से 30 आदमी आपको इंडियन ही मिलेंगे। सब आप समझ सकते हैं कि 100 को कहीं से चूज कर लिए तो उसमें 30 आपको इंडियन ही मिलेंगे, यानी कि 10 में से 3 इंडियन ही मिलेंगे। कई अगर आप फ्लैट में चले गए तो वहाँ इंडियन मिल ही जाएंगे, ऐसा आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे इंडियन ज़्यादा होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्त्रियों का सबसे कम कार्य सहभागिता दर वाला राज्य कौन सा है? कहने का मतलब ये है कि कौन सा राज्य में स्त्री काम कम करती है। सभी राज्य का कंपैरिजन करें तो पंजाब में स्त्री कम काम करती है। कम काम करती है मतलब ये नहीं कि वो घर के बारे में बात किया जा रहा है जिससे अर्निंग हो, ठीक है। घर का काम का कोई काम नहीं होता है, ये मतलब कि ऐसा हम नहीं करें, ऐसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि घर का काम नहीं जिससे अर्निंग हो, जिससे बाहर का कोई काम किया, ठीक है, या किसी दूसरे के घर में बाई का काम किए तब वो काम हो गया। लेकिन आप कहेंगे कि अपने बच्चों को पालन पोषण करना, घर का खाना बनाना वो काम है, तो वो काम की बात नहीं कर रहा है जिससे अर्निंग हो। तो पंजाब में जो औरतें हैं या लड़कियां जो भी है उनका कार्य में सहभागिता दर सबसे कम है और सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीमांत कामगार जिसको हम अल्पकालिक के कर्मी भी कहते हैं, सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। सीमांत कामगार किसको कहते हैं? तो देखिए जिनको 6 महीने तक नौकरी मिल जाती है, यानी कि 12 महीने में कम से कम अगर वो 6 महीना काम करते हैं तो उनको सीमांत कामगार कहते हैं। और जिनको 12 महीने नौकरी नहीं मिलती है उनको क्या कहते हैं? वो तो आपको पता ही होगा भाई, मजाक करने की बात ही नहीं है, उनको बेरोजगार कहते हैं, ठीक है। और सबको पता है कि आजकल कितनी बेरोजगारी है। जनसंख्या की अगला क्वेश्चन, जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष 1921 का क्या कारण था? आपसे पूछा क्या जाता है, एक प्रश्न बनता है कि जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष किस कहते हैं, यानी कौन से वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो 1921 को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इनके कितने फैक्टर थे? 3 फैक्टर और भी फैक्टर हैं। उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, महामारी का प्रसार। देखिए इसलिए इसको जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष कहा गया क्योंकि इसमें उच्च दर भी था, उच्च मृत्यु दर भी था, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दोनों था, और महामारी का प्रसार भी था। तो महामारी का प्रसार ही होगा तभी तो उच्च मृत्यु दर होगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ हम इसको 1921 को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष कहते हैं, ठीक है। ये कई बार प्रश्न आए हुए हैं। विश्व का औसत लिंगानुपात क्या है? देखिए लिंगानुपात क्या होता है? 1000 लड़कों में लड़कियों की संख्या को ही हम लिंगानुपात कहते हैं, और इंडिया के 332 समथिंग ऐसा ही है। लेकिन अगर विश्व की बात करें तो विश्व में थोड़ा सा सुधरा हुआ है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं थोड़ा सा सेमफुल ही है, क्योंकि लड़कियों को गर्भ में मार दिया जाता है, ये आपको भी पता है। लड़कियों को उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। आप भी जानते हैं कि इंडिया एक क्या है कि पुरुष प्रधान देश है, ठीक है। तो इंडिया की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे विश्व की बात किया जा रहा है। तो विश्व में अगर लिंगानुपात की बात करें तो 990 है, यानी कि आप ये मान सकते हैं कि 10 लड़के की शादी अभी भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। एक ऐसा मतलब कि एक परसेप्शन आप बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एक स्त्री से उसके जीवन काल में जन्म देने वाले बच्चों का औसत संख्या क्या कहलाता है? कुल प्रजनन दर कहलाता है। अगर इंग्लिश में बात करें टोटल फर्टिलिटी रेट कहलाता है। और इंडिया की बात करें 2017 के आंकड़े के अनुसार 2.24 है। एक्चुअली ये क्वेश्चन कह क्या रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब कि एक स्त्री अपने जीवन काल में कितना बच्चा पैदा कर सकती है, उसी को हम क्या कहते हैं? टोटल फर्टिलिटी रेट। अब यहाँ पे 2.24 है, इसका मतलब क्या हुआ कि दो बच्चे पैदा होंगे, उसके बाद 0.24 बच्चे पैदा होंगे। तो पॉइंट में तो बच्चे पैदा हो नहीं सकते ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका कैलकुलेटिव आंकड़ा है, एग्जैक्ट आप एक लड़की या एक औरत का नहीं निकाल सकते ना। आप पूरे जनसंख्या का यहाँ पे देख रहे हैं, पूरे जनसंख्या यानी कि जितने भी भारत की लड़कियाँ हैं या औरतें हैं उस जनसंख्या की बात कर रहे हैं। तो यानी कि उसके रिस्पेक्ट में हम बात करें, पूरे जनसंख्या के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आंकड़ा निकल के आता है कि यहाँ एक औरत अपने पूरे जीवन काल में 2.24 बच्चे पैदा करते हैं। और सबसे कम कहाँ की है? 1.2 समथिंग ऐसा ही है केरल का, ठीक है। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन आज मैंने कराए आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।